नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आप लोगों के लिए आज कोशिका का 6वां पार्ट लेकर आया हूं। मुझे आशा है दोस्तों, जो मेरे बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें जो मेरे पिछले के जो वीडियो आए हैं वो आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है वो आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को और आप लोग अपने आप को ऐसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, तो आप लोग एक न एक दिन जरूर सफलता की उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हर व्यक्ति, हर माँ बाप और हर एक लोग सपने देखते हैं कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी ही होती। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियोज में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और आशा है दोस्तों कि आप लोगों से भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को भी हो गई होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है अब लेवल अच्छा होगा। तो दोस्तों 2-3 वीडियोस और आएंगे कोशिका के, जहां से हम पूरी कोशिका को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी एग्जाम में हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप कोशिका से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। आप लोगों से वो जरूर बनेंगे जिन लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शर्मा एजुकेशन को। अगर पसंद आते हैं तो आप लोग हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आप लोगों को हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि जिन लोगों के लिए हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए हम किस प्रकार की सेवाएं दे पा रहे हैं। कोई कमी हो पा रही है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, और बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होता है फिर हम आप लोगों को लाइव क्लासेस देना शुरू कर देंगे। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्द ही हम लोग उस मुकाम पे भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियोज को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रक, जो हमारे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। केंद्रक आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये हमारी एक कोशिका है। इस कोशिका के सेंटर में होता है केंद्रक, ठीक है। कोशिका के सेंटर में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये होता है कोशिका का हेड। क्या होता है? ये कोशिका का हेड होता है, यानी कि कोशिका के हर एक कार्यों को निगरानी करना, हर एक कार्यों को नियंत्रित रखने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। कुल मिला के कह सकते हैं जिस प्रकार से हमारी इस पूरी बॉडी का मेन पार्ट जो होता है वो हमारा हेड होता है। यही सब चीजों को, हर एक शरीर के हर एक अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी जितने भी कोशिकांग यहाँ पे पाए जाते हैं, उन सभी को कार्य करना, उन सभी की मात्रा, उन सभी की लिमिट, क्षमता, सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये केंद्रक करता है। इसलिए ये जो केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक होता है ये जंतु कोशिका में, कोशिका के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हमने बोला गया है कि जंतु कोशिका में, सब में नहीं बोला, हमने बोला है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में केंद्रक हमेशा कोशिका के मध्य में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में कभी भी केंद्रक मध्य में नहीं होता है। पादप केंद्रक कोशिका के किनारे में मिलेगा। पादप कोशिका में हमेशा केंद्रक कोशिका के किनारे में मिलेगा, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक हमेशा कोशिका के मध्य में मिलता है। याद रखिएगा, ये मुख्य अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक को खोजने का सबसे पहले कैसे दिया जाता है। तो याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन, क्या है? रॉबर्ट ब्राउन को हम कोशिका को खोज करने का श्रेय देते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने रॉबर्ट हुक का नाम सुना होगा। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रक को। तो केंद्रक को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इनने तो खोजा, चलो ठीक है, लेकिन अगर हम ये पूछें कि केंद्रक को पहली बार खोजा गया था तो वो कहाँ से खोजा गया था? जैसे हमने बोला था ना कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन कोशिका की खोज कहाँ की थी? कहाँ से? एक मृत से की थी, यानी कि एक कार्क से किया था। उस कॉर्क में देखा था कोशिका को, और वो कोशिका कैसी कोशिका थी? आपकी मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका से इसको खोजा गया था। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि इस केंद्रक को खोजा सबसे पहले कहाँ से गया था या कहाँ देखा गया था,
याद रखना ऑर्चिड पालक होता है, एक फूल होता है, बहुत सुंदर फूल होता है ऑर्चिड का, तो उसकी जो जड़ होती है उसमें सबसे पहले देखा गया था न्यूक्लियस यानी केंद्रक। याद रखना सबसे पहले केंद्रक को पहली बार खोजा गया कहाँ, ऑर्चिड पालक की जड़ में। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। जो न्यूक्लियस ये जो शब्द है, इस शब्द को नाम दिया किसने था? ये शब्द किसने दिया था? तो याद रखना उसी व्यक्ति ने दिया था जिस व्यक्ति ने इसको खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसे खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसे क्या किया था? नाम दिया था न्यूक्लियस शब्द। इसके अलावा जब हम कोशिका का कोशिका में उपस्थित केंद्रक का जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो वो जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को क्या कहते हैं? यह अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा अगर देखें तो हर एक कोशिका में केंद्रक उपस्थित मिलेगा। क्या होता है? हर एक कोशिका में आपको केंद्रक मिलेगा, लेकिन आपके आरबीसी जो है क्या होती है? आरबीसी, और आरबीसी के अलावा एक शीप्स सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? शीप्स सेल्स, जो प्लांट में पाई जाती हैं, फ्लेम कोशिकाएं, ये जो पाई जाती हैं ना, तो आरबीसी और शीप्स सेल, ये जो दो कोशिकाएं होती हैं ना, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है? केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। बाकी हर एक सेल्स में केंद्रक आपको मिलेगा, लेकिन आपको आरबीसी और शीप ट्यूब सेल्स जो होती हैं, जो फ्लेम का कार्य करते हैं, यानी फ्लेम होते हैं, ये कहाँ? पौधों में, इनमें क्या होते हैं? केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस कोशिका के अंदर उपस्थित जितने भी कोशिकांग हैं उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? याद रखिएगा उसमें होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जो सबसे बड़ा क्या माना जाता है? कोशिकांग माना जाता है। इसके अलावा अगर आप केंद्रक को देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो केंद्रक आपको 4 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। कैसा होता है? मान लो ये एक केंद्रक है, ये कोशिका के अंदर का बीच का सेंटर का केंद्रक है। तो इसमें अगर हम इसको कट कर दें, इसको अगर हम कट कर दें तो इसमें 4 भाग मिलते हैं। कैसे होते हैं वो 4 भाग? तो देखिए इस केंद्रक के ऊपर की जो पहली झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हिंदी में से क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम वाले इसे बोलेंगे केंद्रक कला। क्या बोलते हैं? केंद्रक कला बोलते हैं। ये जो झिल्ली होती है ना, ये जो कला होती है ना, ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। क्या होती है? लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर की ये बनी होती है, जिसे बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। याद रखना ये किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से क्या होती है? बनी होती है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव। देखो पहले हो गई झिल्ली, फिर इसके बाद में आपको मिलेगा केंद्रक द्रव, यानी केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ जो द्रव है ये क्या होता है? केंद्रक द्रव होता है। तो ये भी इसका केंद्रक का ही भाग है। देखो पहले उसकी झिल्ली हो गई, फिर उसका द्रव हो गया जिसे केंद्रक द्रव बोलेंगे, फिर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि इस केंद्रक के बीच में एक सेंटर होता है, ये वाला सेंटर। केंद्रक के अंदर का जो बीच का मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। सेंटर पॉइंट, केंद्रक का सेंटर पॉइंट होता है। और इसके बाद अगर देखें तो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड ये इस तरह से फैले हुए होते हैं, इसमें इस तरह से फैले हुए होते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये जालनुमा संरचना बनाते हैं केंद्रक के अंदर, केंद्रिका से जुड़े होते हैं और कोशिका द्रव्य में ये क्या होते हैं? सॉरी, केंद्रक द्रव्य में फैले हुए होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, तो ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है ये बने काहे के होते हैं? तो याद रखना ये हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या के होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ये बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके बने होते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले आपसे इससे खोज पूछी जाएगी, तो खोज जैसे ही पूछी जाए तो आपको बोल देना है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक को सबसे पहली बार खोजा कहां से गया था, तो ऑर्चिड पालक की जड़ से खोजा गया था। ये जो न्यूक्लियस शब्द है इसे दिया किसने था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था आपके। इसके अलावा ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो शीप्स हैं, ट्यूब सेल्स हैं प्लांट की, और इसके अलावा आरबीसी है जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिस कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सबसे बड़ा होता है, या कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। लेकिन
आप अगर इसकी संरचना की दृष्टि से देखें तो इसमें केंद्रक में 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दूसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कौन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक द्रव होता है, जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ होता है वो केंद्रक द्रव कहलाता है। इसके अलावा न्यूक्लियो होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसे बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रक के बीच का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो होता है उसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, जो किसके बने होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, जो जाल उसका केंद्रिक द्रव्य में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा केंद्रक को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं अन्य कोशिकाओं को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आता है अगला कोशिका आपका कौन सा? राइबोसोम आता है। राइबोसोम क्या बोलते हैं इसे? राइबोसोम। अब राइबोसोम को देखते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कोशिकाओं में राइबोसोम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सुनते ही आ जाता था ना, इसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। इसी प्रकार इसे भी सुनकर के तुरंत एक ही दिमाग में नाम आ जाता है। क्या आ जाता है? इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो बोल सकते हैं इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसके अलावा आपको जब हमने सेल वॉल पढ़ाया था, उसमें हमने 3 प्रकार बताए थे कि कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें हमने 3 नाम बताए थे आपको। एक तो हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बताए थे केंद्रक, और तीसरा आपको बताए थे हरितलवक, ये क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं हम ऐसे बताए थे जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी कोशिका जिसमें झिल्ली होती ही नहीं है। तो उनमें से हमने आपको बताया था राइबोसोम, और एक को बताया था सेंट्रोसोम। तो वो ये वही राइबोसोम है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कोशिका झिल्ली क्या होती है? इसमें अनुपस्थित होती है। तो लिख सकते हैं इसमें राइबोसोम में जो झिल्ली होती है उसका क्या होता है? अभाव होता है। इसमें झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, ये जो कोशिकांग होते हैं ना, उन कोशिकाओं में से जो आपकी राइबोसोम है और जो सेंट्रोसोम है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें झिल्ली क्या होती है? नहीं पाई जाती। ये बिना झिल्ली के कोशिकांग होते हैं। तो 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बोले कि इसकी खोज किसने की थी, क्योंकि इसकी खोज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो याद रखना इसकी खोज की अगर बात करें, इसकी खोज पैलेट नामक व्यक्ति ने की थी। किसने? पैलेट ने की थी। और इसमें श्रेय पूछा जाता है कि ये कब की गई थी, तो याद रखना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी इसकी खोज। तो खोज पैलेट नामक व्यक्ति ने कब किया था? 1953 में। किसकी खोज? राइबोसोम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पैलेट को दिया जाता है। ठीक है, इसे बोल सकते हैं पैलेट। ठीक है, पैलेट नामक व्यक्ति ने 1953 में किसे खोजा था? राइबोसोम को खोजा था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में होता क्या है, तो याद रखना इसमें एक शब्द है क्या? राइबो। ठीक है, और एक शब्द है सोम। ठीक है, एक है राइबो और एक है सोम। तो अगर राइबो को अगर देखें तो राइबो में छुपा हुआ होता है क्या क्या? राइबो में होता है आरएनए,
और प्लस में इसमें होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है। और सोम का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी। जैसे बोल सकते हैं ग्रेन्यूल, जैसे बोल सकते हैं ग्रेन्यूल। तो आरएनए प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन होता है किसका अर्थ? राइबो का मतलब, और ये होती है बॉडी या ग्रेन्यूल, यानी कि जिसे बोल सकते हैं कण। क्या बोल सकते हैं इसे? कण बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आरएनए और प्रोटीन की यह एक क्या होती है? बॉडी होती है, यानी कि इससे बनी हुई ये क्या होती है? संरचना होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यह राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला कोशिका कौन सा है? राइबोसोम है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। याद रखना, राइबोसोम को अगर हम तोड़ते हैं तो आरएनए प्लस प्रोटीन, राइबो का मतलब होता है, और सोम मतलब बॉडी होता है, यानी ऐसा कोशिका जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हो, ऐसी बॉडी या ऐसा कण क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग की अगर बात करें तो कौन है? कोशिकांग की अगर बात करें तो कौन है? आपका राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, और सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे तो आप कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक, जिसे अभी पिछले कोशिकांग में पढ़े हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, वो क्या है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। और सबसे छोटे कोशिकांग की अगर बात करें तो वो कौन है? आपका राइबोसोम है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका डायमीटर, यानी इसका व्यास, इसका अगर व्यास डायमीटर की अगर बात करें तो होता है 170 से 230, यानी 170 से 230 क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। ये इसका क्या होता है? व्यास होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा भी गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो राइबोसोम होता है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कोशिका, और जो छोटा और बड़ा होता है ना, उसका लंबाई और व्यास जरूर पूछा जाता है। तो याद रखना, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 170 से 230 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे कुछ का पूछ ले कि राइबोसोम कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा और किसमें नहीं पाया जाएगा, तो याद रखना यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में क्या होता है? पाया जाता है। ऐसी कोई कोशिका नहीं जिसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि हर एक कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। ये नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोशिका का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मेन पोषक तत्व है। इसलिए सभी में क्या होता है? आपका राइबोसोम क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, ये कुछ देखा हमने राइबोसोम के बारे में। अब इस राइबोसोम से संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे या तो फिर आप नोट करके लिख सकते हैं, या तो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं, या महत्वपूर्ण तथ्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट लिख सकते हैं। जिस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से, उसको हम देखते हैं। तो याद रखना, एक जीवाणु का नाम सुना होगा, ई कोलाई। कौन है? ई कोलाई। ये जो ई कोलाई जो जीवाणु है ना, इसमें जो राइबोसोम होते हैं, जो कौन होते हैं? राइबोसोम। इस ई कोलाई में जो राइबोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? तो याद रखना, इसमें 10,000 उपस्थित होते हैं। ई कोलाई में राइबोसोम 10,000 होते हैं। यानी ये जो जीवाणु होता है छोटा सा जीवाणु होता है, लेकिन फिर भी इसमें कितने होते हैं? 10,000 राइबोसोम होते हैं। इसमें ई कोलाई जीवाणु, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अब हम लोग जंतु है ना, हम लोग क्या है? जंतु। अगर वो ये पूछ रहे कि जंतु कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी होती है, ये तो ई कोलाई जीवाणु के बारे में पूछा। अगर उसने ये पूछ लिया कि स्तनपायी में, क्या स्तनपायी की कोशिका में राइबोसोम, स्तनपायी की कोशिका में राइबोसोम की संख्या, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या 10 मिलियन होती है। कितने मिलियन होती है? 10 मिलियन होती है। ठीक है,
याद रखिएगा, इसमें कितनी होती है? 10 मिलियन होती है संख्या। कितनी? 10 मिलियन। 1 मिलियन कितने लाख का? 10 लाख का। उसी प्रकार से 10 मिलियन संख्या होती है हमारे स्तनपायी में। स्तनपायी क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, जो हम पिछले वीडियो में टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हैं। अगर जिस लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं वो वहां से देख सकते हैं। तो स्तनपायी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो राइबोसोम की संख्या होती है 10 मिलियन होती है, लेकिन ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसमें जो राइबोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10,000 होती है। इसके अलावा हमने आपको बोला था कि जो कोशिका होती है यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो डीएनए राइबोसोम होता है वो 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसे? 2 प्रकार के राइबोसोम। एक पाया जाता है 70S राइबोसोम और एक पाया जाता है 80S राइबोसोम। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले 80S की तुलना में कितना होता है, तो याद रखना कि जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला 80S राइबोसोम है ये इससे क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है? इसकी कैपेसिटी दुगनी होती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, कौन सी? प्रोकैरियोटिक, और एक होती है यूकेरियोटिक। इनमें जो राइबोसोम होते हैं इसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम और इसमें पाया जाता है 80S राइबोसोम। ठीक है, ये दोनों राइबोसोम के प्रकार हैं। अब ये होते क्या है? तो याद रखना, इसकी जो क्षमता होती है इससे क्या होती है? दोगुनी होती है। इसकी क्षमता क्या होती है? इससे क्या होती है? दोगुनी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूकेरियोटिक में पाया जाने वाला राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में होता है आधा, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना। याद रखना, ये कैसा होता है? 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी सब यूनिट क्या है, इसकी क्या सब यूनिट क्या है, तो याद रखना इसमें एक 50S राइबोसोम होता है और एक 30S राइबोसोम होता है। ठीक है, एक क्या होता है? 50S राइबोसोम होता है और एक 30S राइबोसोम होता है। अब आप लोग ये मत जोड़ने लगना कि 50S, ये S बना, 50S और 30S 50 और 30 80 होते हैं, लेकिन सर ने तो बनाया है 70। तो याद रखना, होता इसमें 50S और 30S है, लेकिन जब इसमें संश्लेषण होता है तो इसकी कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है और वो बनते कितने हैं? 70S राइबोसोम बनते हैं। और इसमें अगर देखें तो इसमें याद रखना 60S प्लस 40S इसकी सब यूनिट होती है राइबोसोम की। 60S और 40S इसकी सब यूनिट होती है। अभी तक ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, याद रखना, इनकी सब यूनिट नहीं पूछी गई है। ये जरूर पूछी गई है 70S और 80S, लेकिन इसकी सब यूनिट नहीं पूछी गई है। पर अब संभावना दिख रही है, अब वो क्वेश्चन यहीं से पूछने वाला। तो याद रखिएगा, इनकी सब यूनिट ध्यान दीजिएगा। 80S में जो सब यूनिट होती है वो 60S और 40S, इनको मिलाकर के 100S बनता है, लेकिन 100S में से 20S जो होता है राइबोसोम वो क्या हो जाता है? संश्लेषण में वो नष्ट हो जाता है और बनता कितना है? 80S प्रकार का राइबोसोम। तो ये दोनों में याद रखना, एक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, एक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70 और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का। अब देखिए इनकी संरचना क्या होती है। 30S राइबोसोम और एक 50S राइबोसोम इस तरह से होते हैं और ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। और जब ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं तो ये दोनों मिलकर के 70S बनाते हैं। तो याद रखना, ऊपर वाला जो होता है ना ये 30S होता है और नीचे वाला जो होता है ना ये 50S राइबोसोम होता है। कैसा होता है? 50S राइबोसोम। और इसमें अगर बात करें तो इसमें भी एक छोटा होता है और एक उससे भी बड़ा होता है। तो याद रखना, ऊपर वाला इसमें 40S राइबोसोम होता है और नीचे वाला इसमें 60S राइबोसोम होता है और दोनों मिलकर के 80S राइबोसोम बनाते हैं। ये संरचना राइबोसोम की कहां पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। ये संरचना कहां पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है। अगर आप इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे ना
तो राइबोसोम तुम्हें इस तरह की संरचना में देखेंगे, इस तरह की संरचना में देखेंगे, ठीक है। अब इसके सब यूनिट, एक ऊपर वाला जो होगा उसकी संरचना 30s की होगी और जो नीचे वाला होगा वो 50s की होगी। इसमें देखेंगे तो ऊपर वाला 40s की होगी और 60s की होगी। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें दो राइबोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसमें जोड़ने के लिए याद रखना, इसमें जोड़ने के लिए यानी दो राइबोसोम को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन काम देता है। कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम आयन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि याद रखिएगा कि दो राइबोसोम को जोड़ने में मैग्नीशियम प्लस आयन कार्य करता है, कार्य करता है। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो राइबोसोम है ये दोनों 70s और 80s के, इसमें दो सब यूनिट लगी हुई हैं। ऊपर वाले में 30 और 50 लगी है और इसमें 40 और 60 लगी है। छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे है और इन दोनों को जोड़ने का काम मैग्नीशियम कर रहा है। कौन कर रहा है? मैग्नीशियम प्लस आयन कर रहा है। याद रखना, दो राइबोसोम को जोड़ता है कौन है? आपका मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम करता है। कौन सा आयन करता है? मैग्नीशियम आयन करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा दो कोशिकाओं के बारे में। एक हमने देखा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बारे में और दूसरा हमने देखा आपने राइबोसोम के बारे में। तो दो कोशिकाओं के बारे में हमने जान लिया। अब हम अगले वीडियो में आगे के जो कोशिकाएं बचे हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिनमें से आपको एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचा हुआ है, इसके अलावा गोल्जी का है, ठीक है, हरित लवक है, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे बाकी कोशिकाएं हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियोज में चर्चा करेंगे। और अभी हमारे सेल्स के 2 वीडियोज और आएंगे, लगभग 2 वीडियोज बाद हमारा सेल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इन सेल को बराबर से नोट्स बनाते रहिए, इन्हें कंप्लीट करते रहिए और इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस और हमारा पढ़ाना और हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, उसे हमें जरूर बताएं, ताकि अगर कुछ कमी हो तो हम सुधारें, या अगर ना कमी हो तब भी आप बताइए कि आपको बेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में और अगले कुछ कामों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, इसी तरह से खुद को और अपने आप को और हमें भी आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।